हेलो। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल टर्म्स हाँ, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल टर्म्स जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्सेट्रा सब है। इसमें जैसे देखिए रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाला एक प्रकार का गुण है जो अपने से होकर बहने वाली करंट का विरोध करता है। मान लिया कि एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो L और ये पदार्थ एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी पदार्थ का हो सकता है। तो इस L लंबाई वाले पदार्थ का रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L/A ओम के बराबर होता है। ठीक है, कोई पदार्थ कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा, कितना रेजिस्टेंस सामने रखेगा, वो R इक्वल टू रो L/A के बराबर होता है। जहाँ रो पदार्थ की प्रकृति है, पदार्थ किस जो कंडक्टर है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। सारे अलग अलग पदार्थ के लिए रो का मान अलग होता है। L पदार्थ की लंबाई है, कंडक्टर की लंबाई है, और A पदार्थ जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसकी मोटाई है। अब रेजिस्टेंस तो करंट के बहने का विरोध करता है, लेकिन इसका अपोजिट, इसका उल्टा कंडक्टेंस होता है, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट मोह होता है या सीमेंस होता है। अगर R ओम वाले रेजिस्टेंस पर भी वोल्टेज आरोपित करने पर I करंट प्रवाहित होता हो तो यह कंडक्टर अपने से होकर बहने वाली करंट का जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने वाले गुण को ही उस पदार्थ का कंडक्टेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का कंडक्टेंस या किसी कंडक्टर का कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल कोई उस पदार्थ का कंडक्टेंस कहता था। G इक्वल टू 1/R, और R का वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो 1/रो इक्वल टू A/L। इसलिए G इक्वल टू सिग्मा A/L महो, यह पदार्थ का कंडक्टेंस है। तो हम इस तरह से क्या दिखे, रेजिस्टेंस करंट के बहने का विरोध करता है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है जो करंट के चलने का सपोर्ट करता है। अब दूसरा देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के फार्मूले में जो रो है, उस रो को ही R इक्वल टू रो L/A, इस रो को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका यूनिट ओम मीटर होता है। R इक्वल टू रो L/A, तो रो इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, तो
यह जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यह प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग मान होता है। वह मान निश्चित होता है जो पदार्थ की प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तरह से ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ए बाय एल, सिग्मा इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए, ये पदार्थ का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, जिसका यूनिट ओम प्रति मीटर होता है। आगे देखते हैं इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस, अगर कोई चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, उसको स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग के आकार में टर्न्स लगा दें, क्वाइल बना दें। ठीक है, अब यहाँ दिखा गया है। ठीक है, तो कंडक्टर से बने क्वाइल में अगर वोल्टेज V आरोपित की जाए और वह वोल्टेज AC हो, परिवर्तनशील वोल्टेज हो, जिसमें बहने वाली करंट I भी परिवर्तनशील होगा, तो परिवर्तनशील करंट प्रवाहित करने के फलस्वरूप इस करंट में अपना वोल्टेज डेवलप होता है, अपना वोल्टेज बनता है, जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। तो इस कॉइल में बनने वाले जो वोल्टेज है, जो बनने वाला जो वोल्टेज है, जिस गुण के कारण बनता है, उसी गुण को उस कॉइल का इंडक्टेंस कहते हैं। तो यह इंडक्टेंस जब ऐसी करंट प्रवाहित की जाती है, तब इसमें इंडक्टेंस का गुण उत्पन्न होता है। नहीं करने की स्थिति में सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है। तो इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इक्वल टू बहने वाली करंट के कारण से उत्पन्न होने वाला फ्लक्स, और इसमें चक्कर की संख्या n चक्कर हो तो चक्कर की संख्या इंटू उत्पन्न होने वाला फ्लक्स बटे करंट के रिस्पेक्ट में दोनों गुणनफल कितना है, तो L इक्वल टू N⁵/I को ही हम इसका इंडक्टेंस कहते हैं। L इक्वल टू N⁵/I, जिसका यूनिट वेबर टेस्ला पर एम्पियर होता है। फ्लक्स का यूनिट वेबर, नंबर ऑफ टर्न्स N है जो कि T से रिप्रेजेंट करता है चक्कर की संख्या बटे I करंट, तो वेबर टर्न्स पर एम्पियर होता है, जिसको हेनरी कहते हैं। इस तरह से इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी कहलाया, जो वेबर टर्न पर एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगर n टर्न्स हो और जिसकी लंबाई L लंबाई हो और उस L लंबाई में n टर्न्स हो, ऐसी करंट प्रवाहित करने पर V वोल्ट आरोपित करने पर I करंट प्रवाहित होता हो, तो इसमें इस कॉइल में जो वोल्टेज उत्पन्न होने का गुण है, जिस गुण के कारण से होता है, उसको इंडक्टेंस कहते हैं, और वह L होता है। इंडक्टेंस L बराबर है μ0 इंटू N² इंटू A/L। A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। ठीक है, तो जितना चक्कर है, चक्कर का स्क्वायर इंटू A/लंबाई L। ठीक है, इसको परमिटिविटी से एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के गुणनफल से गुणा करके निकाली जाती है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी इंडक्टेंस का ही है। अब देखिए इंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता था, उस तरह से इंडक्टेंस का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस।
रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस को रिलक्टेंस कहते हैं। यहाँ पर जो रिलक्टेंस है वह इंडक्टेंस का अपोजिट है। ठीक है, इंडक्टेंस का अपोजिट है रिलक्टेंस, जिसका संकेत गामा होता है, गामा। तो रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस को उस कंडक्टर का रिलक्टेंस कहते हैं। गामा इक्वल टू 1/L रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस है, तो L का मान N∅/I होता था, इसके उल्टा I/N∅। तो इसका जो यूनिट हो गया, चूँकि N तो चक्कर है, टर्न्स की संख्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए इसका यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर। चूँकि टर्न नीचे है नहीं, टर्न की संख्या तो निश्चित है, इसलिए टी को ऊपर ही रखा जाता है, तो एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। ठीक है, यह इसका यूनिट होता है। इसका दूसरा यूनिट अर्नी होता है, अर्नी, YRNEH, इसका उच्चारण अर्नी होता है। ठीक है, रिलक्टेंस गामा इक्वल टू ये होता है I/N∅ अर्नी या एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, अब आगे देखिए, रिलक्टेंस को RM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक रिएक्टेंस। तो I इक्वल टू रिएक्टेंस इक्वल टू I/N∅, एम्पियर टर्न पर वेबर इसका यूनिट था। रिलक्टेंस का जो एक और मान होता है, रिलक्टेंस का मैग्नेटिक बाधा है, mmF/फ्लक्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स/फ्लक्स। तो क्या है, का यूनिट एम्पियर टर्न, फ्लक्स का यूनिट वेबर, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, और इसका दूसरा मान S=1/μ0μr × L/A एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। ठीक है, तो ये था आपका इंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रिलक्टेंस। ये जो है आपकी किताब में, साधारण बुक में नहीं मिलेगा आपका। इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रिएक्टेंस होता है। अब देखिए, तीसरा गुण है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या है, अगर दो प्लेट को आपस में एक दूसरे के संपर्क में रखी जाए और दोनों के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखी जाए, आपस में शॉर्ट ना हो, और उस केस में अगर वोल्टेज V आरोपित करने पर I करंट प्रवाहित होता है, तो इस प्लेट की सतह पर जमा होने वाले आवेश के गुण को ही, जमा होने वाले आवेश के गुण को ही उस पदार्थ का कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आवेश संग्रह होने पर दोनों प्लेट पर विपरीत आवेश संग्रह होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेट के बीच वोल्टेज PD प्राप्त होता है। तो प्लेट की सतह पर आवेश संग्रह होने के गुण को कैपेसिटेंस कहते हैं, और यह कैपेसिटेंस क्या होता है, जितना आवेश संग्रह होता है और उससे जितनी वोल्टेज उत्पन्न होता है, पीरियड जितना होता है, पर वोल्टेज कितना आवेश संग्रह हुआ, तो Q/V आवेश संग्रह और उत्पन्न वोल्टेज के अनुपात को ही उस पदार्थ का कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस कहते हैं। C=Q/V, इसका यूनिट फैराड होता है। C=F�absolute0/R × A/D। A क्या है, यहाँ पर प्लेट की सतह का क्षेत्रफल है, और D क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी होता है कैपेसिटेंस का। अब देखिए, कैपेसिटेंस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस को इलास्टेंस कहते हैं। इसका इलास्टेंस होता है,
जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इलास्टेंस। तो इलास्टेंस का यूनिट क्या होता है? इसका फैराड होता है, इसका उल्टा डेराफ होता है, डेराफ, DARAF, डेराफ। तो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड द इलास्टेंस। तो कैपेसिटेंस के उल्टे को हम इलास्टेंस कहते हैं, ठीक है, इलास्टेंस। तो इलास्टेंस क्या हो गया? एस इजकल टू 1/c डेराफ, एस इजकल टू क्या? V/Q, ये डेराफ इलास्टेंस कहते हैं। तो संग्रह, आवेश संग्रह होने में जो विरोध उत्पन्न करता है, जो विरोध करने का जो गुण है आवेश संग्रह में, उसी को इलास्टेंस कहेंगे, जिसका यूनिट डेराफ होता है। अब देखिए इसके बाद रिएक्टेंस। रिएक्टेंस एक प्रकार का बाधा है, एक बाधा है, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है, उसी तरह से रिएक्टेंस, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करता है। यह दो तरह का, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कॉइल में भी वोल्टेज आरोपित की जाए और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एफ हो तो, और इसका इंडक्टेंस एल हो, तो यह कॉइल कितना रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, यह कॉइल कितना विरोध उत्पन्न करेगा, वह विरोध का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कहलाता है। एक्सएल इजकल टू 2πfL के बराबर होता है, इतना। अगर एल इंडक्टेंस वाले कॉइल में एफ फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज भी आरोपित की जाए तो उत्पन्न इंडक्टेंस 2πfL के बराबर होता है, इतना। दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव, अगर सी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर में एफ फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज भी आरोपित किया जाए तो इस कैपेसिटर के द्वारा इस कैपेसिटेंस जो है के कारण उत्पन्न जो विरोध है वह 1/2πfC के बराबर होता है, उनके बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्टेंस था। रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा क्या होता है? सक्सेप्टेंस, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को सक्सेप्टेंस कहते हैं, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडक्टिव सक्सेप्टेंस क्या है? वह इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा है। तो अगर किसी इंडक्टिव कॉइल में एल इंडक्टेंस वाले कॉइल में एफ फ्रीक्वेंसी वाला भी वोल्टेज आरोपित किया जाए तो उसमें सपोर्ट करने का गुण कितना होगा? वह BL इजकल टू 1/XL के बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ एक्सएल। यह XL/Z² के बराबर भी होता है, ठीक है, या BL इक्वल टू 1/2πfL के बराबर होगा। कैपेसिटिव ससेप्टेंस। कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के रेसिप्रोकल को कैपेसिटिव सक्सेप्टेंस कहते हैं, जिसको BC से रिप्रेजेंट करते हैं। BC इक्वल टू 1/XC, अर्थात BC इक्वल टू 2πfC ओम के बराबर, मोहो के बराबर होगा, ठीक है। G इक्वल टू R/Z² के बराबर होता है, ठीक। अब देखिए तीसरा टर्म है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है? किसी सर्किट में कुल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ हो, इंडक्टेंस L भी लगा हुआ हो और कैपेसिटेंस C का भी गुण हो किसी सर्किट में, तो उस सर्किट द्वारा उत्पन्न विरोध
को कुल उत्पन्न विरोध को इम्पीडेंस कहते हैं, जिससे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इम्पीडेंस होता है वह अंडर रूट रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी में जो बड़ा हो उसमें घटा करके स्क्वायर कर दिया जाए और उसका वर्गमूल निकाल दिया जाए तो वह उस सर्किट का इम्पीडेंस निकल जाता है। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ये लाइन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर एक्सएल को नीचे एक्सी को। अब एक्सएल एक्सी में जो बड़ा उसमें घटाया जाएगा तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर जो एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस। अब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो और कैपेसिटेंस तीनों हो तो उस सर्किट में करंट के बहने का जो सपोर्ट करने का गुण है वह कितना होगा, तो रेसिप्रोकल और इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस के जस्ट अपोजिट गुण वाले को एडमिटेंस कहते हैं, तो एडमिटेंस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एडमिटेंस जो होता है वह कंडक्टेंस स्क्वायर और ससेप्टेंस स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। ये वाई इक्वल टू 1/z मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस के बराबर होता है। तो ये था आपका इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के उल्टे को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस के उल्टे को रिएक्टेंस कहते हैं और कैपेसिटेंस के उल्टे को इलास्टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, रिएक्टेंस हम इंडक्टेंस के रेसिप्रोकल को इंडक्टेंस के रेसिप्रोकल को रिलक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल को इलास्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस वहाँ था रिलक्टेंस, यहाँ है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का उल्टा सक्सेप्टेंस होता है और दो तरह का रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। जस्ट इसका अपोजिट इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस। फिर दोनों को मिला दिया जाए तो इम्पीडेंस और इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल को एडमिटेंस। यहाँ तक मैंने देखा। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, अगर R ओम वाला रेजिस्टेंस है, इस पर V वोल्टेज आरोपित करने पर I करंट प्रवाहित हो, तो रेजिस्टेंस में करंट प्रवाहित होने पर जो रिजल्ट मिलता है वह हीट उत्पन्न होता है। वह हीट कितना बनता है, I/R के बराबर होता है। ठीक है, और किसी कॉइल में भी वोल्टेज आरोपित करने पर I करंट प्रवाहित होता हो और नंबर ऑफ टर्न्स N हो और उसका इंडक्टेंस L हो तो उस कॉइल द्वारा कितना फ्लक्स बनेगा, तो उत्पन्न फ्लक्स I इंटू L के बराबर होगा। और वो L क्या है, L इंडक्टेंस है, कॉइल का गुण है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस इंटू बहने वाली करंट। ठीक है, यहाँ गुण क्या था, R था, तो I² इंटू R के कारण से हीट उत्पन्न होता था। यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो फ्लक्स उत्पन्न होने का क्या फार्मूला, फ्लक्स उत्पन्न इसका गुण इंटू I, तो I इंटू L। अब कैपेसिटिव सर्किट में अगर भी वोल्टेज आरोपित करने पर C करंट प्रवाहित होता हो तो इस प्लेट की सतह पर जो जमा होगा आवेश, वह आवेश V इंटू इसका गुण कैपेसिटेंस के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा, Q इक्वल टू
भी से। अब देखिए, तो यह जो आर है रेजिस्टेंस है, ये पीछे पर है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए बराबर होता है। उसी तरह से एल क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर इंटू ए बटे एल हेनरी कैपेसिटेंस एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट आर ए बटे डी स्क्वायर। ये क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी है, इसके बराबर होता है। सबको एक जगह हमने रख करके समझाने की कोशिश कर रहा है। अब रेजिस्टेंस ये है उसका मूलतः जिस पदार्थ का बना है वह रो है, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और एल म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बटे एल, और सी जो कैपेसिटेंस होगा म्यू नॉट एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट आर ए बटे डी के बराबर है। अब देखिए, क्योंकि भी वोल्टेज आरोपित करने पर आई करंट प्रवाहित होता है, ठीक है, तो आर यह कितना, इस रेजिस्टेंस ये कितना रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, कितना विरोध उत्पन्न करेगा, तो आर इक्वल टू बी बटे आई ओम लॉ से। यह कितना इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, तो एन फाइव बटे आई हेनरी, एन फाइव बटे आई हेनरी के बराबर यह इंडक्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। कैपेसिटेंस कितना रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाय वी, जितना आवेश जमा हुआ और कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ, तो क्यू बाय वी। अब जो वोल्टेज इसमें दी गई है वो कितना ड्रॉप होगा, आई इंटू आर के बराबर होगा। यह जो वोल्टेज दी गई है ये कौन मिलकर ड्रॉप करेगा, इसका इंडक्टेंस इंटू डी आई बटे डी टी, परिवर्तनशील करंट की दर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ करंट, ठीक है, इंटू एल के बराबर होगा। यह जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो कितना करेगा, 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई, आई का इंटीग्रेशन के बराबर होगा। अब देखिए, प्रवाहित होने वाली करंट V/R, इसमें प्रवाहित होने वाली करंट 1/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V, जितना भी करेंगे उसका इंटीग्रेशन करेंगे और 1/L से गुना करेंगे तो वही V आई के बराबर होगा। इसमें आई जो उसका कैपेसिटेंस को गुना करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ V, वोल्टेज के डिफ्रेंसिएशन से dV/dt। पावर कितना होगा, वोल्टेज इंटू करंट के गुणनफल पावर कहते हैं। इसमें करंट कितना होगा, जो इसका इंडक्टेंस L है, L इंटू DI/dt, ये वोल्टेज का मान है, जहाँ से देख रहे हैं वोल्टेज का मान है, तो V इंटू आई, इसका पावर V इंटू आई, ये V है, I कितना है, I का मान C इंटू dV/dt, ठीक है। एनर्जी I²RT, ये हीट के रूप में परिवर्तित होता है, और इसमें एनर्जी 1/2 Li², इंडक्टेंस इंटू करंट स्क्वायर, इसमें एनर्जी 1/2 इंटू CV² के बराबर होता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है तीनों के केस में। रेजिस्टेंस के केस में फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस के कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु इंडक्टिव कॉइल में इंडक्टेंस जहाँ है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। जो विरोध करने का जो गुण उत्पन्न होता है XL, वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, और ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC का मान कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो अधिक होगा, अधिक होगा तो कम होगा, इन्वर्सली होता है। DC सप्लाई पर क्या होगा तीनों का, DC सप्लाई की स्थिति में R हमेशा करंट के बहाव का विरोध करता है। रेजिस्टेंस पर अगर DC सप्लाई दी जाए तो वह R क्या करेगा, करंट के बहने का विरोध करता है। करंट और
एल में कॉइल में अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो करंट बहाव का तत्क्षण विरोध करता है, इमीडिएटली विरोध करता है, परंतु यह शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है, अर्थात कॉइल जल जाता है। इसलिए इंडक्टिव कॉइल में डीसी करंट देने से वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कॉइल जल जाती है। कैपेसिटिव सर्किट में यह वोल्टेज परिवर्तन का तत्क्षण विरोध करता है, परंतु यह ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है। एसी प्रवाहित करने पर अगर हम रेजिस्टेंस में एसी देते हैं तो यह भी करंट के बहाव का विरोध ही करता है। इंडक्टिव कॉइल में अगर एसी देते हैं तो यह हमेशा करंट परिवर्तन का आकस्मिक विरोध करता है, परिणाम स्वरूप बैक ईएमएफ होता है। करंट परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। और कैपेसिटिव सर्किट में यह हमेशा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टिव में एल जो है करंट परिवर्तन का विरोध करता है, यह वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके परिणाम के स्वरूप प्लेट की सतह पर आवेश संग्रह होता है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में कंपेरिजन, तीनों में ये था। अब देखिए हम मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में अंतर थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होता है और उसका क्या मीनिंग है, क्या फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर एल लंबाई का कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है। अगर इसमें वोल्टेज जो देते हैं, मान ईएमएफ इस पर लगाए है, जो इसमें इनपुट लगाए है, जिससे कारण से करंट आई चलता है। ठीक है। ठीक उसी तरह से एक आयरन कोर है, इस आयरन कोर पर एन टर्न जो है कि चक्कर लगाया गया है, कॉइल बनाया गया एन टर्न से, तार को कॉइल के रूप में परिवर्तित कर दी गई है। वह चक्कर की संख्या n है और उस कॉइल की लंबाई L है और जिस पर लपेटा गया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है। और इसमें इस पदार्थ में फ्लक्स चलने की जो विरोध है, रिलक्टेंस, वो S है। ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ ईएमएफ आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज आरोपित करने पर करंट का बहाव होता है, परंतु मैग्नेटिक सर्किट में वही है, यहाँ एमएमएफ है, यहाँ ईएमएफ होता है, यहाँ एमएमएफ कहते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स आरोपित करने पर यहाँ फ्लक्स का प्रभाव होता है, फ्लक्स का रोटेशन होता है, फ्लो ऑफ फ्लक्स होता है, जबकि ईएमएफ आरोपित करने पर करंट का फ्लो होता है, करंट मूव करता है, इसमें फ्लक्स मूव करता है। इस करंट का विरोध R करता है और यहाँ पर इस फ्लक्स का विरोध S करता है, रिलक्टेंस करता है। ठीक है। अब देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V बराबर I इंटू R। ये वोल्टेज अपने अंदर कितना रोकेगा, तो V इंटू आई, V इक्वल टू I इंटू R, बहने वाली करंट और उसमें रेजिस्टेंस के बराबर वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें ड्रॉप कितना होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना ड्रॉप होगा, तो इसमें भी ईएमएफ के कारण से I प्रवाहित होता है, इसमें एमएमएफ के कारण से फ्लक्स प्रवाहित होता है। इसमें I
के चलने का विरोध R करता है, यहाँ पर फ्लक्स के चलने का विरोध S करता है, तो कितना ड्रॉप होगा एमएफ का? तो कौन चलता है? फाइव चलता है, ड्रॉप करने वाला गुण S है, तो 5 × S एम्पियर टर्न, एम्पियर 80, ठीक है। इतना एम्पियर टर्न ये ड्रॉप करेगा। चलने वाला फ्लक्स इंटू इसका विरोध करने का गुण S के बराबर। यहाँ पर चलने वाला करंट I और रेजिस्टेंस R के गुणन के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए EMF बराबर इस सर्किट में EMF जो है I × R, V बराबर I × R, MMF बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I, कितना चक्कर है और कितनी करंट उसमें प्रवाहित हो रही है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू I को एम्पियर टर्न्स कहते हैं, जो MMF के बराबर होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। इसमें EMF I × R के बराबर होता है। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकित करने के लिए अप्लाइड फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसमें से कितना इकाई लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है। जो मैग्नेटिक कॉइल है उस कॉइल की लंबाई अगर L हो तो इकाई लंबाई पर कितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स लग रहा है, उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, H कहते हैं। तो H बराबर NI/L, तो ठीक है। तो NI क्या था? MMF का मान था, पूरे लंबाई L लंबाई पर NI MMF लग रहा था, तो इकाई लंबाई पर NI/L एम्पियर टर्न पर मीटर या मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बराबर होता है। अब देखिए करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में चलने वाली करंट जो है ये EMF/R, I बराबर V/R, D/R। इसमें फ्लक्स MMF/रिलक्टेंस, ठीक है, मतलब NI/S के बराबर होता है। इसमें करंट चलता है, इसमें फ्लक्स चलता है। तो चलने वाला करंट कितना हुआ? EMF/R के बराबर। ठीक उसी तरह से इसमें कौन चलता है? फ्लक्स चलता है, तो फ्लक्स बराबर MMF/रिलक्टेंस, मतलब NI/S, इतना वेबर हो गया। करंट डेंसिटी इकाई क्षेत्रफल से, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A हो तो इकाई क्षेत्रफल से कितना करंट प्रवाहित होगा, उसी को करंट डेंसिटी कहते हैं। तो इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब I/, अगर एक वाले क्षेत्रफल में I करंट प्रवाहित होता हो, ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल में I/A, एक क्षेत्रफल में I करंट प्रवाहित होता हो तो एक क्षेत्रफल में I/A करंट प्रवाहित होगा। ठीक उसी तरह से फ्लक्स डेंसिटी, अगर एक क्षेत्रफल में 5 फ्लक्स उत्पन्न होता हो तो एक क्षेत्रफल में 5/A फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, जिसको टेस्ला भी कहते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं, जिसे फ्लक्स डेंसिटी के नाम से, फ्लक्स डेंसिटी B के नाम से जानते हैं। और ये B और H में क्या रिलेशन है? B = μ0 μr × H, अर्थात μ0 μr × H का मान NI/L होता है। इस तरह से हो गया। आप देखिए रेजिस्टेंस R = EMF/I, या R = ρL/A। फिर मैग्नेटिक सर्किट में जो स्थान रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक सर्किट में है, ठीक वही स्थान मैग्नेटिक सर्किट में वही काम जो करता है, उसको रिलक्टेंस S कहते हैं। रिलक्टेंस क्या होता है? इसका यूनिट इन्वर्स ऑफ H, हेनरी का इन्वर्स होता है। तो अब रिलक्टेंस S = MMF/∅,
एफ का मान NI होता है, तो NI/5, NI का मान एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर। तो S का दूसरा फॉर्मूला 1/μ0μr/L/A 1/हेनरी, तो एम्पियर टर्न पर वेबर। आप देखिए रेसिस्टिविटी, जिस तरह रेजिस्टेंस था तो रेसिस्टिविटी को रो R/A/L ओम मीटर होता है। ठीक उसी तरह से रेसिस्टिविटी की तरह से इधर से रिलक्टेंस था, रेजिस्टेंस की तरह रिलक्टेंस था, तो रेजिस्टेंस का रेसिस्टिविटी अगर होता है तो रिलक्टेंस का रिलक्टिविटी होगा। तो रिलक्टिविटी क्या होता है, मीटर पर हेनरी इसका यूनिट होता है। 1/μ0μr को ही हम रिलक्टिविटी कहते हैं। तो ये S इंटू A/L के बराबर होता है। एम्पियर टर्न पर वेबर मीटर इसका यूनिट हो गया। इसी को हम मीटर/हेनरी भी कह सकते हैं। कंडक्टेंस, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टिव सर्किट में होता है, उसी तरह से कंडक्टेंस की तरह ही मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है। परमियंस का यूनिट हेनरी है। तो रेसिप्रोकल जो किसका है, कंडक्टेंस की तरह है। तो परमियंस = 1/S, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल है तो P = 1/S। इसको सरल कर देंगे तो 5 = 1/mmf वेबर पर एम्पियर टर्न्स। कंडक्टिविटी, देखिए परमियंस के लिए और एक फॉर्मूला होता है P = μ0μr/A/L हेनरी। यह हेनरी का क्या, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, वेबर पर एम्पियर टर्न्स इज कॉल्ड द हेनरी। अब देखिए कंडक्टिविटी सिग्मा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी सिग्मा = 1/ρ मतलब 1/r × L/A। तो 1/r को G कहते हैं, तो सिग्मा = G × L/A, यह ओम पर मीटर का यूनिट होता है। ठीक कंडक्टिविटी की तरह मैग्नेटिक सर्किट में परमिबिलिटी होता है। परमिबिलिटी क्या है, कंडक्टिविटी की तरह है परमिबिलिटी, जिसका यूनिट हेनरी पर मीटर होता है। तो परमिबिलिटी μ = 1/रिलक्टिविटी, तो रिलक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो रिलक्टिविटी μ = 1/S × L/A, तो इसलिए μ = परमियंस × L/A हेनरी पर मीटर। इस तरह से हम लोग देखें। अब इसका समरी एक तरह से देख लेते हैं। अभी तक जो भी क्लास हुआ उसका समरी कि किसका कौन उल्टा है और कौन सा टर्म किसके सापेक्ष में यूज होता है। तो जो रेजिस्टेंस शब्द है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट ओम होता है। इसका उल्टा कंडक्टेंस G होता है, जिसका यूनिट महो होता है, यह सीमेंस होता है। दूसरा रेसिस्टिविटी रो ओम मीटर। ठीक रेसिस्टिविटी की तरह से कंडक्टिविटी होगा, जिसको सिग्मा कहते हैं, महो पर मीटर इसका यूनिट। रिलक्टेंस ये मैग्नेटिक सर्किट का है। मैग्नेटिक सर्किट का बाधा है रिलक्टेंस, जो 1/, इसका यूनिट 1/हेनरी या एम्पियर टर्न पर वेबर होता है।
ठीक, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट का वादा है और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का जो सपोर्ट करता है उसको परमियंस कहते हैं। P इक्वल टू इसका यूनिट हेनरी होता है। हेनरी इक्वल टू वेबर पर एम्पियर टर्न्स या वेबर टर्न पर एम्पियर होता है। तो रिलक्टेंस था। रिलेक्टिविटी तो 1/μ0μr को रिलेक्टिविटी कहते हैं, जो हेनरी इनवर्स इनटू मीटर के बराबर होता है, अर्थात मीटर बटे हेनरी के बराबर होता है इसका यूनिट। ठीक उसी तरह से परमियंस का क्या होता है, परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी हेनरी बटे पर मीटर के बराबर होगा। अब देखिए इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का उल्टा रिएक्टेंस, जिसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, या इन्वर्स ऑफ हेनरी होगा। ठीक है, हेनरी बराबर इंडक्टेंस में वेबर टर्न पर एम्पियर और इन्वर्स ऑफ हेनरी इक्वल टू एम्पियर टर्न पर वेबर। चूँकि टर्न एक कांस्टेंट टर्म है, इसका न्यूटन वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसलिए टर्न्स को हमेशा ऊपर रखी जाती है। तो अगर हेनरी इक्वल टू वेबर टर्न पर एम्पियर है तो इसका इन्वर्स एच इन्वर्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। चूँकि टर्न कांस्टेंट इसलिए टर्न्स को टी का मान ऊपर ही रहेगा, तो एम्पियर ऊपर हो जाएगा और वेबर नीचे हो जाएगा। तो हेनरी इक्वल टू वेबर टर्न पर एम्पियर, इन्वर्स ऑफ हेनरी इक्वल टू एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर से ऊपर हो जाएगा। इसको अर्न भी कहते हैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है, ये कैपेसिटेंस जिसका यूनिट फैराड होता था, कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इलास्टेंस कहते हैं, और इसका यूनिट डेराफ होता है। ठीक है, रिलक्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या दो तरह से, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल सक्सेप्टेंस होता है, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट मो होता है। इम्पीडेंस टोटल रेजिस्टेंस आर और एल और सी तीनों के द्वारा कुल प्रतिरोध इम्पीडेंस होता है, और इसका इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मो होता है। इस तरह से अभी हमने क्या कहते हैं कि कुछ टर्म और उसका अर्थ प्लस उससे संबंधित कुछ फार्मूले हैं, इसको पढ़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।